नमस्कार दोस्तों, चलिए एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड डीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के भूभाग की। और उत्तर प्रदेश के भूभाग की यदि हम बात करें तो कल हमने बात करी थी उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधनों के बारे में, और आपने अच्छी तरह से यह जान लिया होगा कि कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से पाया जाता है, किस क्षेत्र में प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए देर किस बात की, आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के भूभाग की। सबसे पहले यदि मैं आपको बताना चाहूं, चलिए पहले हेडिंग डाल लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का भूभाग। उत्तर प्रदेश के भूभाग। उत्तर प्रदेश के भूभाग को 3 भागों में विभाजित किया गया, या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की जो भूमि है उसके अंतर्गत 3 भाग आते हैं, यानी 3 भागों में बांट दिया गया उत्तर प्रदेश के भूभाग को। यदि हम बात करें तो पहले नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, दूसरे स्थान पर आता है गंगा का मैदान, या हम कह सकते हैं मैदानी क्षेत्र, और तीसरे स्थान पर आता है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो इन तीनों के संदर्भ में हम एक एक करके जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि इसके 3 प्रमुख भाग हैं। इसके भाग कितने हैं? 3। नंबर 1 आ जाता है आपका तराई क्षेत्र, नंबर 2 पर आ जाता है मैदानी क्षेत्र, या फिर हम कह सकते हैं इसे गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, या गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। ठीक है, और तीसरे यदि हम बात करें तो इसे पठार के रूप में जाना जाता है, या हम कह सकते हैं इसे दक्षिण का पठारी क्षेत्र। दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो देखिए विशेष रूप से यहाँ से हमने जाना कि उत्तर प्रदेश के भूभाग को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आता है तराई क्षेत्र, नंबर 2 मैदानी क्षेत्र, या इसी को हम बोल सकते हैं गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, और तीसरे नंबर पर दक्षिण का पठारी क्षेत्र। अब हम बात करते हैं एक एक के बारे में, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे बनते हैं उनको हम यहाँ पर जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तराई क्षेत्र के बारे में, और तराई क्षेत्र की यदि हम बात करें तो जो तराई क्षेत्र होता है, यानी समतल व नमी युक्त तथा दलदली क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहते हैं। पहला प्रश्न तो ये बनता है कि तराई क्षेत्र कैसे कहते हैं? समतल युक्त, नमी युक्त या दलदली क्षेत्र को हम तराई क्षेत्र कहते हैं, या कह सकते हैं कि हमारा जो भाबर क्षेत्र के समांतर भूमिगत विस्तार आता है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत होता है, हम तराई क्षेत्र कह सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि तराई का मतलब किससे होता है? जहां पर पानी की नमी हो, या जहां पर भूमि नम हो। तो नम के होने के कारण इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र कहते हैं। और यदि हम बात करें तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि उत्तर प्रदेश के किस भाग में तराई क्षेत्र पड़ता है? तो ये हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग और उत्तरी भाग की यदि हम बात करें तो आपको ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला जो है वो कौन सा है? सहारनपुर है। तो सहारनपुर से लेकर के ये कहां तक चलता है? सहारनपुर से लेकर के ये देवरिया तक विस्तृत है। उत्तरी भाग सहारनपुर से लेकर देवरिया तक विस्तृत है। विस्तृत का मतलब है फैला हुआ है, विस्तृत है। अब देखिए यहाँ से यही प्रश्न पूछेगा आपसे कि उत्तर प्रदेश के भूभाग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में किया गया है, जिनमें से पहला है तराई क्षेत्र। और तराई क्षेत्र किसे कहते हैं, ये सारी बात हमने यहाँ पर जान ली है। फिर प्रश्न बनेगा कि उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है वो कहां से कहां तक है? तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में, यानी सहारनपुर से लेकर के देवरिया तक जो विस्तृत है उसको हम क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र बोलते हैं। और यदि हम बात करें इस तराई क्षेत्र की, तो इसमें खेती जो है बहुत अच्छे तरीके से की जाती है, और विशेष रूप से जाना जाता है गन्ने के लिए, यानी इसमें विशेष रूप से गन्ने की खेती की जाती है। विशेष
तो यदि हम बात करें खेती की तो क्या आ जाता है यहाँ पर गन्ना, यानी गन्ने की खेती की जाती है। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ से और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो हम बात करेंगे वो मैदानी क्षेत्र गंगा यमुना के दोआब के बारे में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम आगे। चलिए दोस्तों, नंबर दो की यदि हम बात करें तो आप बखूबी जान सकते हैं कि नंबर 2 पर यदि हमने बात करी थी तो वो किसकी करी थी कि उत्तर प्रदेश का जो दूसरा भूभाग है उसको हम बोलते हैं गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, या हम बोल सकते हैं गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं मैदानी क्षेत्र के बारे में। दूसरे नंबर पर आता है आपका मैदानी क्षेत्र। अब पहला प्रश्न तो यही बनेगा साहब, मैदानी क्षेत्र ये है कहां पर? तो देखिए, यदि हम बात करें तो पहले स्थान पर हमारा आया था तराई क्षेत्र और तीसरे स्थान पर आया था हमारा दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र और दक्षिण के पठारी क्षेत्र के मध्यवर्ती जो बीच का क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं मैदानी क्षेत्र, या हम बोल सकते हैं गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम यही लिखेंगे कि मैदानी क्षेत्र किसे कहते हैं? तराई क्षेत्र और दक्षिण के पठारी क्षेत्र के मध्यवर्ती क्षेत्र को तराई क्षेत्र और दक्षिण के पठारी क्षेत्र के मध्यवर्ती क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तराई क्षेत्र और दक्षिण के पठारी क्षेत्र के मध्यवर्ती क्षेत्र को जो है हम मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र कहते हैं। अब प्रश्न यहाँ से ये बनेगा कि ये जो हमारा मैदानी क्षेत्र है इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इसके निर्माण की यदि हम वजह जाने तो गंगा व उसकी सहायक नदियों के कारण इसका निर्माण हुआ है। यदि हम बात करें गंगा नदी की तो भारत की एक पवित्र नदी है और भारत की सबसे लंबी नदी भारत के अंदर बहने वाली वह गंगा है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि ये जो गंगा है इसकी कई सहायक नदियां हमें देखने के लिए मिलती है, जिसमें हम बात करें प्रमुख नदी की तो प्रमुख नदी आती है यमुना, और यमुना के साथ साथ ताप्ती भी है, घाघरा भी है, रामगंगा भी है, ये सहायक नदियां, इनको भी हम जान लेंगे। तो पहला पॉइंट तो हमने ये लिखना है कि इस क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है गंगा व उसकी सहायक नदियों से हुआ है। निर्माण गंगा व उसकी सहायक नदियों से हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं गंगा की सहायक नदियां। गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी है भैया जिससे इसका निर्माण हुआ है? तो पहले नंबर पर यदि हम बात करें तो एक आ जाती है यमुना, दूसरी आ जाती है गोमती, तीसरी आ जाती है रामगंगा, और यदि हम यहाँ पर चौथी नदी की बात करें तो उसका नाम मिलता है हमें घाघरा, एक मिलता है शारदा, एक मिलता है ताप्ती, और एक नदी और लिख लो, वैसे ज्यादा कोई इंपोर्टेंस नहीं है इसकी, गंडक। तो विशेष रूप से ये गंगा की सहायक नदियां हैं, और गंगा व इसकी सहायक नदियों के कारण जिस क्षेत्र का निर्माण हुआ है उसको हम बोलते हैं मैदानी क्षेत्र, या फिर हम बोल सकते हैं गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। ठीक है, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र, इसका निर्माण किससे हुआ है? गंगा व उसकी सहायक नदियां तो कौन कौन सी है इसको हमने बखूबी जाना अभी, जैसे यमुना, गोमती, रामगंगा, घाघरा, शारदा, ताप्ती और गंडक। आगे हम बात करते हैं कि ये जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, ये जो मैदानी क्षेत्र है ना, इसको दो भागों में विभाजित किया गया भैया। कितने भागों में? दो भागों में। और वो कौन कौन से मिलते हैं हमें? एक बांगर क्षेत्र मिलता है और दूसरा हमें मिलता है खादर, यानी खादर और बांगर। तो ये बांगर क्षेत्र क्या होता है, खादर क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ठीक है, इसके मैदानों को दो भागों में विभाजित किया गया है, और वो दो भाग कौन कौन से इनको हम जान लेते हैं। ठीक है, इसके गंगा के मैदानी क्षेत्र को,
इसके मैदानों को दो भागों में विभाजित किया गया है। अब वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, पहले की यदि हम बात करें तो पहले का नाम मिलता है यहाँ पर बांगर क्षेत्र, और दूसरे की यदि हम बात करें तो इसका नाम मिलता है खादर क्षेत्र। अब ये क्या होता है साहब, बांगर क्षेत्र किसे कहते हैं, खादर क्षेत्र किसे कहते हैं, इसको भी हम जान लेते हैं। यदि हम बात करें बांगर क्षेत्र की, तो बांगर क्षेत्र जो होता है ये ऊंची भूमि होती है जहां पर के नदियों का या बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, उस क्षेत्र को हम बांगर क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र की यदि हम बात करें तो कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, या ये कह सकते हैं बहुत कम मात्रा में, बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पर कृषि की जाती है। तो पहला प्रश्न तो हम यहाँ से यही लिखेंगे, ऊंची भूमि होती है, यह ऊंची भूमि होती है। दूसरा प्रश्न, नदियों व बाढ़ का पानी यहाँ पर नहीं पहुंचता है। फिर तीसरे प्रश्न की यदि हम बात करें तो यह उपजाऊ नहीं है, और जब उपजाऊ नहीं होगी तो यहाँ पर कृषि भी नहीं होगी। यह हम कह सकते हैं कि कृषि जो की जाती है यहाँ पर बिल्कुल नामात्र रूप से की जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं बांगर क्षेत्र। ठीक है, कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। हम ये भी लिख सकते हैं कि इसकी उर्वरक क्षमता बहुत कम है। ठीक है, अब लगे तो फटाफट हम खादर क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं कि खादर क्षेत्र क्या होता है, इसकी क्या इंपोर्टेंस है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि नदियों के द्वारा प्रति वर्ष, देखिए यदि हम बात करें तो नदियां बहती हैं, नदियों में बाढ़ भी आती है, साल भर में एक बार दो बार आती रहती है। जब नदी का पानी अपने स्तर से ऊंचा उठता है तब वह बाढ़ का कारण बनता है। तो प्रति वर्ष नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी या बाढ़ के पानी के कारण जिस क्षेत्र का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं खादर क्षेत्र। तो पहला प्रश्न तो ये बनता है। दूसरे प्रश्न की यदि हम बात करें तो ये वाला क्षेत्र इसका थोड़ा अपोजिट होता है, यानी विपरीत होता है। और विपरीत की यदि हम बात करें तो ये उर्वरक क्षमता इसमें कम पाई जाती है और इसमें उर्वरक क्षमता पाई जाती है, इसमें खेती भी की जाती है। तो इन तथ्यों को हम जो है फटाफट साझा कर लेते हैं। नदियों द्वारा प्रति वर्ष लाई गई नवीन मिट्टी की परतों के कारण इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, और जो इसकी मुख्य बातें हैं वो मैं यहाँ पर लिख देता हूं इधर। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं क्या यह अधिक उपजाऊ होती है। कौन सी मिट्टी, खादर मिट्टी, यानी खादर मिट्टी की यदि हम बात करें या खादर क्षेत्र की हम बात करें, यह अधिक उपजाऊ होती है। और जब ये उपजाऊ होगी तो इसमें क्या किया जाएगा भैया, कृषि कार्य किया जाएगा। और जब कृषि कार्य किया जाएगा तो हम कह सकते हैं कृषि के लिए उपयोगी है, और इसके अंदर क्या होगी, उर्वरक क्षमता होगी। तो अगला तथ्य हम यही लिखेंगे, यह उपयोगी है किसके लिए, कृषि के लिए, और इसमें क्या है, उर्वरक क्षमता है, उर्वरक क्षमता होती है। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद चलते हैं हम आगे कि आगे क्या हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। आगे हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे भाग की, और तीसरे भाग की यदि हम बात करें तो उसका नाम है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। दक्षिण का पठारी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। चलिए अब देखिए, दक्षिण के पठारी क्षेत्र की यदि हम बात करें तो चूंकि आपको ज्ञात होगा कि भारत को 4 भागों में विभाजित किया गया भूमिगत आधार पर, जिनमें से हम बात कर सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत की। और प्रायद्वीपीय भारत की यदि हम बात करें
तो जिस इस तरह से भारत का मैप होता है, और ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये वाला, इस वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं क्या, पठारी क्षेत्र या प्रायद्वीपीय भारत। तो जो उत्तर प्रदेश का तीसरा भूभाग है दक्षिण का पठारी क्षेत्र, तो ये प्रायद्वीपीय भारत या कह सकते हैं पठारी भारत का ही क्षेत्र है, ठीक है। और इसकी यदि हम बात करें तो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, इसलिए इसे बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र भी कह देते हैं। और प्राचीन नीस चट्टानों से निर्मित है, तो इसलिए इसको जो है बुंदेलखंड का नीस भी कहा जाता है। और प्रमुख रूप से इसमें कौन कौन से जिले आते हैं उनकी भी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो पहला प्रश्न हम यहाँ पर यही लिखेंगे इसके विषय के बारे में, यह प्रायद्वीपीय भारत का ही उत्तरी विस्तार है। यह है प्रायद्वीपीय भारत का ही उत्तरी विस्तार है। उत्तरी विस्तार का मतलब उत्तर दिशा से जब नीचे को हम चलेंगे, ठीक है ना, तो इसको उत्तरी विस्तार कहा गया। फिर यदि हम बात करें इसे बुंदेलखंड का पठार भी कहा जाता है। देखिए आपसे बात करेगा दक्षिण का पठारी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, या बात करेगा बुंदेलखंड का पठार किसे कहते हैं भैया। तो जो दक्षिण यानी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम हिस्सा है, उसको हम क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड के पठार के नाम से उसको हम बोलते हैं। यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं, इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, तो इसके अंतर्गत भैया कौन से क्षेत्र आते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं, ललितपुर, झांसी, जालौन, ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, जालौन हो गया। फिर इसके साथ साथ जो क्षेत्र आता है उसको हम बोलते हैं हमीरपुर, महोबा, बांदा, हमीरपुर हो गया, महोबा हो गया, बांदा हो गया, तथा यदि हम बात करें चित्रकूट। तो विशेष रूप से ये जो क्षेत्र है ये जो क्षेत्र बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आते हैं, ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। एक और आया था यहाँ पर मिर्जापुर, ठीक है। ये क्षेत्र जो आते हैं वो बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं। और यदि हम बात करें तो गंगा के क्षेत्र में जो दक्षिणतम भाग आता है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र, तो सोनभद्र का भी कुछ भाग इसके अंतर्गत आता है। तो आपने विशेष रूप से ये याद रखना है। यदि हम बात करें बुंदेलखंड क्षेत्र की, तो बुंदेलखंड जो है उत्तर प्रदेश के, हमने बात करी थी कि उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक इकाइयों के आधार पर 4 क्षेत्रों में विभाजित किया था, जिसमें के बुंदेलखंड के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। तो यहाँ पर वो 7 जिले हो गए, उसके अतिरिक्त अन्य स्थान की यदि हम बात करें तो सोनभद्र का क्षेत्र भी यहाँ पर आ जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र, या कह सकते हैं हम दक्षिण का पठारी क्षेत्र के संदर्भ में। तो इस तथ्य को भी हम साझा कर लेते हैं क्या, कि गंगा क्षेत्र का दक्षिणतम भाग, गंगा क्षेत्र का दक्षिण भाग जिसे हम बोल सकते हैं क्या, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं सोनभद्र का भाग, कुछ भाग लिख सकते हैं, कुछ भाग भी इसी के अंतर्गत आता है, इसी के अंतर्गत आता है, इसी के अंतर्गत आता है। यदि हम बात करें बुंदेलखंड के पठार की या दक्षिण का पठारी क्षेत्र की, तो ये प्राचीनतम चट्टाने जिनको बोलते हैं हम नीस ग्रेनाइट की चट्टाने, तो प्राचीन नीस चट्टानों से निर्मित होने के कारण इसे बुंदेलखंड का नीस भी कहा जाता है। देखेंगे यह इसे प्राचीन पठार नीस चट्टानों से निर्मित होने के कारण इसे बुंदेलखंड का नीस
बुंदेलखंड का नीस नाम से भी जाना जाता है जाना जाता है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो और इसके बाद चलते हैं हम आगे। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और यदि मैं बात करूं कि सबसे पहली बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जब भी बात होगी, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो इसे लाइक भी कर दीजिए। तो देखिए आज का वीडियो यहीं तक। कल हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में वन संपदा के बारे में कि वन संपदा क्या है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से वनों का विस्तार है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए बने रहिए अपनी जिगरी क्लास में। कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, जय हिंद।